हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी की ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से हम RO 2016 में जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले इसकी 2 क्लासेस हो चुकी है। आज की क्लास में हम आगे के प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। तो आज का अगला प्रश्न जो है देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। देखेंगे इस प्रश्न को, तो ये प्रश्न जो है वो पंचवर्षीय योजना पर आधारित प्रश्न है और प्रश्न में ये कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास पर बल दिया गया था या फिर मानव विकास को मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 6ठी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखें अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना को, तो यह जो है कि 1992 से 1997 तक चली थी और इसमें सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को प्राथमिकता दी गई थी। मानव विकास के अंतर्गत जो है इसमें जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया था, जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया था। उसी प्रकार गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। इसमें रोजगार सृजन पर बल दिया गया। मानव संसाधन आदि ये सभी ऐसे चीज़ें थी जिन पर जो है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं को देखें कि पंचवर्षीय योजना क्या थी और पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, इनका प्रारंभ कब हुआ था, तो इसको देख लें। देखेंगे केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर, देख लेंगे केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। देखेंगे योजना आयोग का गठन किया गया था। और अगर पंचवर्षीय योजना को देखें तो इसी योजना आयोग के द्वारा जो है कि पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया गया था। पंचवर्षीय योजना क्या थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो है भारत सरकार, देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं में जो भारत सरकार थी वो अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी व खर्च की योजना होती थी। तो इस प्रकार अगर हम देखें योजना आयोग को, तो जो योजना आयोग था वो संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बनाया गया था, इसलिए जो है कि इसे संवैधानिक निकाय नहीं कहेंगे, यानी ये गैर संवैधानिक निकाय था। अगर हम योजना आयोग को देखें तो योजना आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है। अब इसी से लगे देखें अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं को, तो टोटल 12 जो है कि पंचवर्षीय योजनाएं या फिर 5 ईयर प्लान जो है वो लागू किए गए हैं और इनका जो प्रारंभ किया गया था 1951 से प्रारंभ की गई थी ये पंचवर्षीय योजनाएं और लास्ट जो पंचवर्षीय योजना चली थी वो 2012 से 2017 के बीच में चली थी। इससे संबंधित और अन्य चीज़ों को देखें तो देखेंगे एक और चीज़ इसमें सामने आती है जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी जो है इसी से संबंधित है। तो इसको देख लेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वो 16 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। और यह जो संस्था है, यह संस्था योजना आयोग के 5 ईयर प्लान को अनुमोदन देती है, यानी इसके अनुमोदन के बाद ही योजनाएं शुरू की जाती हैं। अगर इसमें देखें कि इसके सदस्य कौन कौन होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। देख लेंगे पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं तथा इसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। जैसे हर राज्य के सीएम जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर, वो भी जो है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। आगे हम एक एक करके जो है कि पंचवर्षीय योजनाओं को देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो ये 1951 से 1956 तक चली थी। किस मॉडल पे आधारित थी, तो ये हेराल्ड डोअर मॉडल पर आधारित थी।
इस पंचवर्षीय योजना में जो है कि कृषि पर बल दिया गया था, हालांकि ये सफल नहीं हो पाई थी। तो इस प्रकार ये पहली पंचवर्षीय योजना हो गई। आगे हम दूसरी पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो जो है कि 1956 से 1961 तक जो है कि चली थी, और यह जो है कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। देखेंगे पीसी महालनोबिस के मॉडल पर ये आधारित थी। इस पर किस पर बल दिया गया था? तो इसमें जो है कि भारी उद्योगों पर इसमें बल दिया गया था। भारी उद्योगों पर बल दिया गया था इसमें, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें जो है कि कुछ कारखाने भी स्थापित किए गए थे, उनको देख लेते हैं। देखेंगे बंगाल के दुर्गापुर में कारखाना स्थापित किया गया। दुर्गापुर बंगाल में कारखाना स्थापित किया गया। दूसरा हम इसमें देख लेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही राउरकेला में भी जो है कारखाने स्थापित किए गए। उसी प्रकार भिलाई का कारखाना भी इसी के अंतर्गत स्थापित किया गया। भिलाई कारखाना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही स्थापित किया गया था, क्योंकि इसमें जो है कि भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। अगला हम देख लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको देखें। तो इसका काल कब से कब सकता? तो ये 1961 से 1966 तक जो है चली थी, और इसमें कृषि प्लस भारी उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। इसमें समावेशी विकास पर बल दिया गया था। देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि प्लस भारी उद्योगों पर इसमें बल दिया गया था। और इसके अंत में जो है, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसके अंत में हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी। और देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी, यानी 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, और उसके बाद जो है सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। और ये योजना अवकाश कब से कब तक था? तो इसका काल भी जो है कि प्रश्नों एग्जाम में पूछता है। तो देख लेंगे योजना अवकाश, यहाँ देख लेंगे योजना अवकाश ये कब से कब तक चला था। तो देखेंगे 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969, ये 3 साल जो है योजना अवकाश में निकल गया था। अगर इसका कारण देखें तो इसका कारण जो है उस समय जो है कि चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध इस योजना अवकाश का प्रमुख कारण में एक था। और उसके बाद अगर हम देखें चौथी पंचवर्षीय योजना को, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? देखेंगे 1969 तक। तो 1969 तक योजना अवकाश चला था, 1966 से 1969 तक। और उसके बाद हम चौथी पंचवर्षीय योजना को देख लेंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वो 1969 से 1974 तक जो है चली थी। इसमें देखें तो इस समय जो है कि जो है इंदिरा गांधी का काल था, इंदिरा गांधी का समय था इस समय। और यह जो योजना थी वो गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। यह योजना जो थी वो गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना को देखें तो इसमें जो है कि आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इसमें जो है आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इसी के दौरान सरकार ने 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। इसी के दौरान 14 जो है कि प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना को देखें कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। तो यह जो है कि 1974 से 1978 तक जो है चली थी। और इसमें जो है कि गरीबी उन्मूलन व रोजगार बढ़ाने पर बल दिया गया था। इसमें देखेंगे गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन पर बल पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक चली थी? तो ये 1980 से जो है 1985 तक ये योजना चली थी। और इसमें जो है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण
पर इस पर बल दिया गया था तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ भी इसी छठी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। देखेंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चला था वो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही चला था। अगला हम इसमें देख लेते हैं अगली जो पंचवर्षीय योजना थी यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना को देखेंगे तो इसका जो काल क्या था, इसका जो काल था देख लेंगे। यह योजना जो है 1985 से 1990 तक चली थी। देख लेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना को, तो ये जो है कि 1985 से 1990 तक जो है चली थी और इसके अंतर्गत भोजन, काम व उत्पादकता को बढ़ावा दिया गया था। इसके अंतर्गत भोजन, काम और उत्पादकता इसको बढ़ावा दिया गया था। अब हम 8वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेंगे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कि मानव विकास पर बल दिया गया था और यह योजना जो है 1992 से 1997 के बीच चली थी और इसमें देखें जैसे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन आदि पर बल जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही दिया गया था। अब हम देख लेते हैं नीति आयोग को। तो देखेंगे वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया है, यानी योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। देखेंगे नीति आयोग की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है कि 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर या पीएम जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो पहला कथन है वो कह रहा है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का निर्धारण भी करेगी। तीसरा कथन इसमें है कि राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। देख लेंगे इससे संबंधित विकल्पों को। तो इसमें विकल्प ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 2 और 3 सही है और डी है 1 और 2 सही है। अब देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 और 2 इसमें जो कथन है वो सही है। अगर प्रश्न को देखेंगे तो जीएसटी परिषद के संबंध में जो है कि ये कथन दिए गए हैं और इनमें से पहला कथन और दूसरा ये दोनों कथन जो है सही हैं। अब हम देख लेंगे जीएसटी परिषद को। तो देखेंगे जीएसटी परिषद जो है वो केंद्र व राज्यों का संयुक्त मंच है। जीएसटी परिषद को देख लेंगे तो यह जो है कि केंद्र प्लस राज्यों का एक संयुक्त मंच है और इसे जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जो है कि स्थापित किया गया था। अगर इसमें देखें इनके सदस्यों में तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो है कि केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हम पहला कथन देख लेंगे तो ये सही हो जाएगा। यहाँ इसको देखेंगे कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है कि संघीय वित्त मंत्री करते हैं, यानी इसके अध्यक्ष जो होते हैं वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा कथन, तो इस परिषद द्वारा जो है कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय किया जाएगा। तो ये देखेंगे दूसरा कथन, तो दूसरा कथन भी इसमें सही हो जाएगा। अब तीसरा ये कह रहा है कि राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा। तो यहाँ देख लेंगे कि जबकि राज्यों के पास जो है वैट उगाही का विकल्प नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे पहला दूसरा कथन सही है और इसमें जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। अब हम देखें जीएसटी परिषद को, तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ये आर्टिकल 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद आता है और इसका कार्य जो है जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र व राज्यों के लिए सिफारिश करना है। इसका कार्य जो है जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र व राज्यों के लिए
सिफारिश करना है। अब हम जीएसटी को देख लेते हैं। तो जीएसटी यह जो है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित इसको किया गया था और इसी के तहत जो है कि 1 जुलाई 2017 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार देख लेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? और इसमें हम विकल्पों को देखेंगे। विकल्प ए है हरियाणा, विकल्प बी है उत्तर प्रदेश, विकल्प सी है पंजाब और विकल्प डी है बिहार। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम देख लेंगे कि 2015-16 में जो है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक था, तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ हम इसको देख सकते हैं। देखेंगे कृषि मंत्रालय के वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार, जबकि प्रश्न हम देखेंगे तो ये 2016 का प्रश्न पत्र है, तो उसके अनुसार अगर हम देखें कृषि मंत्रालय के वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब और उसके बाद मध्य प्रदेश है। लेकिन अगर वर्तमान का हम क्रम देखें तो वर्तमान में जो है गेहूं उत्पादक शीर्ष राज्यों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पंजाब, तीसरे नंबर पे हरियाणा का स्थान आता है और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो वर्तमान में देखें तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। और प्रश्नकाल में जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो क्रम जो है प्रश्नकाल में सही हो जाएगा। उसी प्रकार हम देख लेंगे उत्तर प्रदेश और किन किन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो गेहूँ, जौ, गन्ना, आलू आदि के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखेंगे तो अगला प्रश्न है, देखेंगे ये प्रश्न जो है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित है। और देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हम इसमें देख लेंगे कथन क्या है। तो इसमें पहला कथन कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। और इसमें दूसरा कथन कह रहा है कि यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। अब देखेंगे इसमें विकल्प जो है, तो पहला इसमें जो ऑप्शन है वो ए है, केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही हैं और डी है ना तो एक और ना ही दो सही है। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो केवल दूसरा कथन है वो सही है। इसमें देख लेंगे एक बार और हम कथनों को देख लेंगे। इसमें कथन जो पहला है वो कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में शुरू की गई थी। तो देखें अगर केसीसी को यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना को, तो यह इसका आरंभ जो है अगस्त 1998 में किया गया था। इसका आरंभ अगस्त 1998 में किया गया था, ना कि 2001 में। तो इस प्रकार देख लेंगे इसका जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कह रहा है कि यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल सही है। और इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना को देख लेते हैं। तो देखेंगे यह जो है कि आरवी गुप्ता समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड के द्वारा इसको तैयार किया गया था। इसको देख लेंगे, इसको जो है आरवी गुप्ता समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड के द्वारा इसको तैयार किया गया था। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है किसानों को पर्याप्त व समय पर जो है कि ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। जैसे हम देखेंगे फसलों की खेती के लिए ऋण प्रदान करना
कम समय का जो है कि इसके द्वारा जो है कि कम अवधि का ऋण प्रदान किया जाता है। या फिर जो है कि फसलोत्तर भी कुछ खर्च आते हैं, फसल हो जाने के बाद भी जो खर्च आते हैं उसके लिए भी जो है इस योजना के माध्यम से ऋण प्रदान किसानों को किया जाता है। अब हम देखेंगे तो केसीसी पर जो है जो ऋण पर लगाया जाने वाला ब्याज है वो प्रतिवर्ष लगभग 7% का ही होता है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल दूसरा जो कथन है इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन है नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। और दूसरा कथन कह रहा है कि यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। तो देख लेंगे नाबार्ड के संदर्भ में ये दोनों कथन दिए हुए हैं और इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही हैं और डी है ना तो 1 और ना ही 2 इसमें सही है। अब इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों कथनों में केवल पहला कथन जो है वो सही है। एक बार और कथन को देख लेते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि नाबार्ड जो है संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था। तो देख लेंगे अगर नाबार्ड की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो की गई थी ये 12 जुलाई 1982 को जो है कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का पूरा नाम देखें तो राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम हो जाएगा। देखेंगे इसका पूरा नाम, तो राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, देखेंगे इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अब हम इसमें आगे देख लेंगे कि देखेंगे इसमें जो है दूसरा कथन हम इसमें ध्यान देंगे। दूसरा कथन कह रहा है कि यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। तो देख लेंगे ये कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए भी ऋण प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। देखेंगे कृषि के साथ साथ जो है ग्रामीण विकास के लिए भी ऋण जो है कि नाबार्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम इसकी स्थापना देख लेंगे नाबार्ड की। तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और यह जो है कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी और संसद के अधिनियम द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अब हम इसका कार्य देख लेते हैं कि नाबार्ड का कार्य क्या है। तो देखेंगे इसका कार्य जो है कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए जो है कि ऋण प्रदान करना इसका कार्य है। कार्य में देख लेंगे कि नाबार्ड के कार्य क्या क्या हैं। तो इसमें देखेंगे कृषि, लघु उद्योग, कुटीर व ग्रामीण उद्योग आदि के लिए जो है कि नाबार्ड द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम यानी MSMED पारित हुआ था। अब इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए है 2005 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 2006 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 2007 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 2008 ईस्वी में। अब हम इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसको जो है कि 2006 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। देख लेंगे ये जो प्रभावी हुआ था सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जो है ये प्रभावी कब हुआ। तो देख लेंगे प्रभावी होने की तिथि इसकी थी 2 अक्टूबर 2006। लोकसभा द्वारा इसको पारित किया गया 18 मई 2006 को जो है इसको लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। वहीं राज्यसभा द्वारा इसको जो पारित किया गया वो 22 मई 2006 को इसको राज्यसभा के द्वारा भी पारित कर दिया गया। अब देखेंगे आगे तो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित करने की इसकी तिथि थी। देख लेंगे इस पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए। तो 16 जुलाई
2006 को जो है कि इस पर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और यह जो है पारित कब हुआ, तो ये 2006 में 2 अक्टूबर 2006 को ये पारित हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, बी है 10 लाख रुपए से ऊपर परंतु 25 लाख रुपए से अधिक नहीं, सी है 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, और डी है 5 करोड़ रुपए से ऊपर परंतु 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। अगर देखें लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा को, तो जो है कि प्रश्नकाल की डेटा के अनुसार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है और एक तरफ सर्विस का डेटा दिया हुआ है, और स्मॉल के अंतर्गत यहाँ लिखा हुआ है कि ओवर ₹25 लाख टू 5 करोड़। तो इसमें ये डेटा जो है प्रश्नकाल के समय ये डेटा सही था, लेकिन वर्तमान में जो है इसको चेंज कर दिया गया है। तथा देख लेंगे 2019 में जो है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को मर्ज कर दिया गया है। और अभी करेंट डाटा देखेंगे तो ये जो है कि यहाँ करेंट डाटा है, देख लेंगे इसमें माइक्रो के अंतर्गत। तो प्लांट एंड मशीनरी में इसको देख लेंगे तो नॉट मोर देन ₹1 करोड़ एंड एनुअल, यानी वार्षिक जो है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, और जो टर्नओवर होना चाहिए नॉट मोर देन ₹5 करोड़, यानी जो टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं हम देख लेंगे लघु के अंतर्गत यानी स्मॉल के अंतर्गत, तो देखेंगे प्लांट और मशीनरी में तो नॉट मोर देन ₹10 करोड़, यानी 10 करोड़ रुपए से वार्षिक जो है 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, और जो टर्नओवर होना चाहिए नॉट मोर देन ₹50 करोड़, 50 करोड़ रुपए से अधिक इसमें टर्नओवर नहीं होना चाहिए। वहीं अगर हम मध्यम में देखेंगे तो मध्यम में है नॉट मोर देन ₹50 करोड़ एंड एनुअल, वार्षिक इसमें हम देख लेंगे 50 करोड़ से अधिक नहीं, और जो इसका टर्नओवर होना चाहिए नॉट मोर देन ₹250 करोड़, यानी कि इसका जो टर्नओवर होना चाहिए 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें करेंट डेटा है, यह जो है कि यहाँ करेंट डेटा दिया हुआ है, और यहाँ जो है प्रश्नकाल के अनुसार जो डेटा है वो यहाँ दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन बी है सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार के द्वारा, और ऑप्शन डी है राज्य सरकार के द्वारा। अब देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो उपभोक्ता सहकारी भंडार होते हैं वो सदस्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अब देख लेते हैं उपभोक्ता सहकारी भंडार क्या होते हैं। तो देखेंगे यह बाजार से कम मूल्य पर जो है कि वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं, बाजार से कम मूल्य पर यह जो है कि वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि वितरण की प्रक्रिया में इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, यानी कि कोई मध्यस्थता इसमें नहीं करता है। अब देखेंगे कि उपभोक्ता जो है कि सहकारी भंडार सदस्यों के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं, जबकि जब इनका जो पंजीकरण कराया जाता है वो जो सहकारी समितियों के जो निबंधक होते हैं उनके द्वारा जो है कि इनका पंजीकरण कराया जाता है। सहकारी समितियों के जो निबंधक होते हैं उनके द्वारा इसका पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। लेकिन ये जो स्थापित किए जाते हैं यह जो है कि सहकारी भंडार सदस्यों के द्वारा ही इसकी स्थापना की जाती है। अब हम सहकारी समितियों को देख लेंगे तो कि सहकारी समिति क्या है। देखेंगे सहकारी समिति को देख लेंगे तो यह जो है कि लोगों का ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक या फिर अपने आपस के लाभ के लिए स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा इस समिति में इकट्ठे होते हैं। देखेंगे 97वां संविधान संशोधन के तहत, देख लेंगे 97वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में नया अनुच्छेद जोड़ा गया। और वो अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 43 बी
जो है कि सहकारी समितियों का प्रावधान करता है। और इसको कैसे जोड़ा गया था, तो 97वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको जोड़ा गया था। अब इसमें जो ऑप्शन देख लेंगे कि उपभोक्ता सहकारी भंडार वो स्थापित किए जाते हैं, तो वो इसके सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सहकारी समितियों के निबंधक के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगर इसमें हम सूची 1 को देखें तो इसमें जो है कि कुछ कर के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में ये बताना है कि ये किससे संबंधित हैं। एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ए है कैपिटल गेन टैक्स, बी है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सी है कस्टम ड्यूटी और डी है कारपोरेट टैक्स। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले हम कैपिटल गेन टैक्स को। तो कैपिटल गेन टैक्स क्या है? यह जो है कि ऐसा कर होता है जिसे किसी कैपिटल एसेट्स या फिर पूंजी संपत्ति की बिक्री से होने वाले फ़ायदे पर वसूला जाता है। तो इसमें देख लेंगे इसका जो सही मिलान हो जाएगा कैपिटल गेन टैक्स का, वो ए का जो है कि 4 हो जाएगा। दूसरा हम इसमें देख लेंगे ए का जो सही मिलान हो जाएगा, ए का सही मिलान 4 हो जाएगा। दूसरा हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को देखेंगे। तो एक्साइज ड्यूटी या फिर एक्साइज टैक्स ऐसा टैक्स है जो देश के अंदर गुड्स के प्रोडक्शन और बिक्री पर लगाया जाता है। तो देखेंगे प्रोडक्शन और बिक्री से इसमें जो है कि कौन सा मिलान सही हो जाएगा, तो बी का सही मिलान जो है 2 हो जाएगा, यानी फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं से जो है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी संबंधित है। तीसरा हम देख लेते हैं कस्टम ड्यूटी को, कि कस्टम ड्यूटी क्या है। यह जो है कि तब लगाई जाती है जब वस्तुओं को 2 देशों के बीच सीमा पार ले जाया जाता है। तो कस्टम ड्यूटी किससे संबंधित हो जाएगी? यह आयात निर्यात से संबंधित हो जाएगी। उसी प्रकार हम डी देख लेते हैं कारपोरेट टैक्स या फिर निगमित कर। तो कॉरपोरेट टैक्स जो है वो किसी कारपोरेट या फिर कंपनी या निगम के लाभों पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार देख लेंगे कारपोरेट टैक्स का सही मिलान हो जाएगा 1। तो इस प्रकार देखें इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 4, बी का 2, सी का 3। देखेंगे इसमें जो है कि किसमें सबसे पहले ए का 4 है, ए का 4 इसमें सही मिलान जो है कि इसमें ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है सेबी अधिनियम पारित हुआ था और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है 1956 में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी है 1992 में और ऑप्शन डी है 2013 में। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1992 में। सेबी अधिनियम को देखेंगे, ये 1992 के प्रावधान के अनुसार पारित हुआ था। सेबी को यहाँ देख लेंगे, इसका पूरा नाम देखेंगे तो भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, इसका पूरा नाम हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। देखेंगे भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 30 जनवरी 1992 को जो है कि इसको वैधानिक मान्यता दी गई थी। संवैधानिक अधिनियम को 30 जनवरी 1992 को जो है कि वैधानिक मान्यता इसको प्रदान की गई थी। इस प्रकार हम देखेंगे तो यह जो है एक वैधानिक निकाय है। देख लेंगे ये एक वैधानिक निकाय है। और अगर सेबी का मूल कार्य देखें तो सेबी का जो मूल कार्य होता है वह जो है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सेबी का हेडक्वार्टर देख लेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। देखेंगे इसका जो गठन किया गया था, सेबी का गठन जो किया गया था वो 1988 में किया गया था। 12 अप्रैल 1988 को इसका गठन हो चुका था, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता जो दी गई थी, इसको वैधानिक मान्यता जो दी गई थी वो 30 जनवरी 1992 को दी गई थी। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है।
और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन है आर्सेनिक, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है ऑस्मियम और ऑप्शन डी है रेडियम। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जर्मेनियम। अगर हम ट्रांजिस्टर को देखें कि ट्रांजिस्टर क्या है, तो देखेंगे ट्रांजिस्टर के बिना हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को नहीं बना सकते हैं। देखेंगे ट्रांजिस्टर एक ऐसा अर्धचालक है, देखेंगे ट्रांजिस्टर एक ऐसा अर्धचालक है जिसका यूज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और इलेक्ट्रिसिटी को एम्प्लीफाई करने के लिए किया जाता है। देखेंगे इसका प्रयोग जो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और इलेक्ट्रिसिटी को जो है एम्प्लीफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देख लेंगे ट्रांजिस्टर को। तो ट्रांजिस्टर जो है कि अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बनता है और इसमें जो है कि महत्वपूर्ण जो है इसके महत्वपूर्ण भागों को देख लेंगे। तो इसे बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे इसको बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार देखें तो जर्मेनियम जो है ट्रांजिस्टर का एक प्रमुख भाग होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला कथन जो कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कथन ए कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है और इसका कारण ये बताया गया है आर कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब एक बार और हम कथन को देख लेते हैं। तो कथन ए कह रहा है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। देखेंगे गहरे रंगीन कपड़े जो होते हैं, जो गाढ़े रंग के होते हैं, वो सूर्य की ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं, जिससे जो है कि गर्मी अधिक लगती है। इसीलिए जो हल्के रंगीन कपड़े होते हैं उनको गर्मी में वरीयता दी जाती है, क्योंकि जो हल्के रंगीन रंग के कपड़े होते हैं वो सूर्य की ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं तथा गर्मी भी कम लगती है। तो उसी प्रकार देखेंगे जो गहरे रंगीन कपड़े हैं उनको जो है कि हम ठंड में वरीयता देते हैं और जो हल्के रंग के कपड़े हैं उनको जो है जो कि सूर्य की ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं उनको जो है कि हम गर्मी में उनको वरीयता दी जाती है। गहरे रंगीन जो कपड़े हैं उनको जो है कि ठंड में वरीयता दी जाती है और गर्मी में हम जो है हल्के रंगीन कपड़ों को वरीयता देते हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है तथा जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें हम देख लेंगे ए थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से संबंधित है। बी है संधारित्र जो कि थर्मामीटर से संबंधित है। सी है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये दृष्टकारी है। और डी है जंक्शन डायोड जो कि आवर्धक है। प्रश्न कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो थर्मोरेसिस्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। यहाँ हम इसको देख लेंगे कि थर्मोरेसिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है जो तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। इस प्रकार देखेंगे तो जो है कि विकल्प ए इसका सही सुमेलित हो जाएगा। अगर संधारित्र को देखें तो संधारित्र या जो कैपेसिटर होता है यह जो है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अवयव है, यानी कि ये थर्मामीटर से संबंधित नहीं है। उसी प्रकार बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो दृष्टकारी नहीं होता है और जंक्शन डायोड जो है वो जो है ये भी इसका सही मिलान नहीं है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी है मेथेनॉल, ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक एसिड।
और इसमें देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का प्रयोग जो है उसका प्रयोग जो है कि विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ग्लिसरॉल के प्रयोग को अगर हम देखें तो इसका प्रयोग जो है कि कई स्थानों पर किया जाता है, जैसे कि औषधि निर्माण में, दूसरा हम इसमें देख लेंगे साबुन के निर्माण में, दूसरा हम देखेंगे मधुरक के रूप में भी जो है कि ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। चौथा हम इसमें देखेंगे तो विस्फोटक के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक के निर्माण में भी ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरॉल को देखेंगे तो ये एक कार्बनिक यौगिक है, और इसका हम सूत्र देख लेते हैं, फॉर्मूला। तो ये है C3H8O3। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन जो ए है वो है डाई फास्फोरस, ऑप्शन बी है काला फास्फोरस, ऑप्शन सी है लाल फास्फोरस और ऑप्शन डी है सिंदूरी फास्फोरस। तो देख लेंगे दिया सलाई उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे लाल फास्फोरस वो फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग जो है वो दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे कि इसके अतिरिक्त जो है लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के अतिरिक्त माचिस के निर्माण में रेड लेड, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण भी प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब इसमें देख लेंगे ए है यीस्ट किण्वन, बी है कैसीन दुग्ध प्रोटीन है, सी है एलोवेरा आवृत बीजी पौधा है और डी है घटपर्णी जो कि परजीवी आवृत बीजी है। इसमें देख लेंगे प्रश्न कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि घटपर्णी जो है वो परजीवी आवृत बीजी नहीं है। एक एक करके इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें ईस्ट है यानी कि खमीर, यह जो है मुख्यतः खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है और ये एक तरीके का देखेंगे, एक तरीके का ये फंगस है जो है जो चीज़ों को फर्मेंट या फिर किण्वन करने के काम आता है। तो देखेंगे इसका जो सही हो जाएगा ईस्ट, ये जो है कि ये किण्वन से संबंधित हो जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं केसीन को जो कि दुग्ध प्रोटीन है। तो देखेंगे दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन जो है वो केसीन होता है और इसी की वजह से दूध का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। वहीं हम देख लेंगे दूध का रंग हल्का पीला भी होता है। तो दूध का हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। एलोवेरा को देखेंगे तो ये एक आवृतबीजी पादप है और जो है कि औषधीय रूप में जो है कि इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। अब इसमें डी देख लेंगे घटपर्णी को। तो यहाँ देख लेंगे घटपर्णी जो है ये परजीवी आवृतबीजी पौधा नहीं है। देख लेंगे यहाँ कि घटपर्णी या फिर नेपेथिस जो है प्रायः नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का भक्षण करने वाला पौधा होता है। यह जो है कि अपने अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कथन एक कह रहा है कैस्कुटा या फिर जो अमर बेल होती है परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। इसमें इसका कारण कह रहा है कि यह जो है कि पोषी पौधों की पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करता है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी है ए गलत है किंतु आर सही है
और डी है ए सही है किंतु आर गलत है। अब देख लेंगे इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है कि ए सही है, जो कथन ए है वो सही है, लेकिन इसमें जो कारण आर है वो गलत है। अब हम देख लेते हैं अमरबेल को, तो यह जो है कि परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। और देखेंगे यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो देखेंगे ये पत्तियों से नहीं, बल्कि यहाँ देख लेंगे यह पोषक पौधों के तने से भोज्य पदार्थ वो खनिज लवण प्राप्त करता है, न कि पत्तियों से। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं पौधों में पोषण को। तो देखेंगे पौधों में पोषण, इसको समझ लेंगे। पौधों में पोषण जो है कि ये दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वपोषी पौधे और दूसरे होते हैं विषमपोषी पौधे। विषमपोषी पौधे, स्वपोषी पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है कि अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देख लेंगे भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर हम देखेंगे विषमपोषी को, तो यह जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते तथा जो है कि भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अब विषमपोषी भी जो है कि इसमें 3 प्रकार के जो है कि पौधे आते हैं। पहला हो जाएगा परजीवी, दूसरा हम इसमें देखेंगे कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, और तीसरा हम इसमें देख लेंगे मृतजीवी। परजीवी में वो विषमपोषी पौधे आते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं। दूसरा है कीटभक्षी, जो कीटों का भक्षण करके जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और तीसरा है मृतजीवी, जो मृत जीव होते हैं उन पर ये आश्रित रहते हैं। तो अमरबेल को देखेंगे तो ये जो है कि एक परजीवी पौधा है। यहाँ हम देख लेंगे अमरबेल को, तो अमरबेल जो है कि वो एक परजीवी पौधा है। देखेंगे अमरबेल को, तो यह अक्सर जो है कि दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं या फिर लिपटे रहते हैं, तथा इनकी जड़ें जो होती हैं पौधे के तने के भीतर घुसकर जो है कि अपना पोषण जो है कि प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार इसमें देख लेंगे ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसमें कथन ए सही है, लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। यानी ये पौधों की पत्तियों से अपना पोषण ना प्राप्त करके ये जो है कि तने से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि करनाल बंट रोग है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है जौ फसल का, ऑप्शन बी है गेहूं फसल का, ऑप्शन सी है बाजरा फसल का, और ऑप्शन डी है ज्वार फसल का। तो इसमें हम देख लेते हैं करनाल बंट। तो करनाल बंट जो है वो गेहूं का रोग है। करनाल बंट जो है वो गेहूं फसल का रोग है। यहाँ हम देख लेंगे कि करनाल बंट जो है वो गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक फफूंद जनित रोग है। यानी ये फंगस के कारण होता है। इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। देखेंगे करनाल बंट जो है बीज या मिट्टी में पैदा होने वाले कवक टिलेशिया इंडिका के कारण होता है। बाजरा के रोग को देख लेंगे तो हरित बाली जो है वो बाजरा से संबंधित रोग है। वहीं अगर हम अन्न कंड को देखें तो ये ज्वार फसल से संबंधित रोग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। इसमें हम देख लेंगे एक तरफ जो है कि पादप पोषक तत्व दिए हुए हैं और दूसरे तरफ इनके जो है कि कार्यों को दिया हुआ है। अब हम देख लेंगे इसमें ए है नाइट्रोजन, बी है फास्फोरस, सी है पोटेशियम और डी है बोरान। देख लेंगे इसमें ये कह रहा है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो देख लेंगे नाइट्रोजन ये वृद्धि और विकास से संबंधित है पौधों के। वहीं अगर हम फास्फोरस को देखें तो इससे जो है कि जड़ का विकास होता है। पोटेशियम को देखेंगे तो यह जो है कि पत्तियों के स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने पर नियंत्रण करता है। और डी है बोरान, तो यह जो है कि पौधों में रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। तो देखेंगे इसमें जो है सभी ऑप्शन जो है कि एक दूसरे से सुमेलित हैं। यानी इसमें जो है कि कोई भी ऐसा जो है कि इसमें ऑप्शन नहीं है
जो सुमेलित नहीं है। सभी इसमें जो है एक दूसरे से सही सुमेलित हैं। अब यहाँ देख लेंगे नाइट्रोजन जो है वृद्धि और विकास से ही संबंधित है। पौधों के फास्फोरस जो है वो जो है कि फास्फोरस से जो है कि पौधों की जड़ों का विकास होता है। पोटेशियम को देखेंगे तो ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण करता है। वहीं अगर हम बोरान को देखें तो ये पौधों को रोग प्रतिरोधकता से प्रदान करता है। तो इस प्रकार इसमें सभी जो है वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ इसको देख लेंगे कि नाइट्रोजन जो है पौधों के वृद्धि एवं विकास, फास्फोरस का संबंध जड़ के विकास, पोटेशियम का संबंध स्टोमेटा के नियंत्रण से, जबकि बोरान जो है उसका संबंध पादप रोग प्रतिरोधकता से है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। और इसमें हम देखेंगे ए है स्वप्रतिरक्षित रोग, बी है आनुवंशिक रोग, सी है पामा रोग और डी है मानसिक रोग। अब देख लेंगे इधर जो है रोगों के नाम दिए गए हैं और यहाँ बताया गया है कि ये किस प्रकार के रोग हैं। इनमें बताना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो 6 रोग है टीबी ये आनुवंशिक रोग नहीं है। देखेंगे जो 6 रोग है जो टीबी है वो विभिन्न प्रकार के माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। यानी ये जो है कि बैक्टीरिया से फैलता है और आमतौर पर ये फेफड़ों में फैलता है। देखेंगे टीबी जो है आमतौर से ये फेफड़ों में फैलता है और छींकने खांसने आदि से ये अधिक फैलता है। दूसरा अगर हम इसमें देख लेंगे तो इस प्रकार अगर इस विकल्प को देखें तो जो 6 रोग है यानी कि जो टीबी है वो आनुवंशिक रोग नहीं है। अन्य इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं तो इसमें देखेंगे संधिवात संधिशूल यानी कि जोड़ों का दर्द जिसको कि गठिया कहा जाता है, ये एक स्वप्रतिरक्षित रोग है। अगला हम देख लेंगे चिंचड़ी, तो ये जो है कि एक पामा रोग है। देख लेंगे पामा रोग क्या होता है। तो पामा रोग जो होता है जिसको जो है कि सामान्य बोलचाल में हम एक्जिमा भी कहते हैं, यह जो है कि एक प्रकार का चर्म रोग होता है। उसी प्रकार हम देख लेंगे डी मनोविदलता, यह जो है कि एक मानसिक रोग है। तो देखेंगे इसमें जो है कि ए सी डी ये सही सुमेलित है और इसमें जो बी है वो सही सुमेलित नहीं है। और इसमें जो ऑप्शन सही भी हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिक रोग को देख लें कि आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं। तो देखेंगे आनुवंशिक रोग उसे कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता है। और वर्णांधता हीमोफीलिया इन दोनों को देखेंगे तो ये जो है कि आनुवंशिक रोग के उदाहरण है। वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दोनों जो है कि आनुवंशिक रोग के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है चिबुकास्थी दंत के, ऑप्शन बी है तालु दंत के, ऑप्शन सी है स्वानीय दंत के और ऑप्शन डी है जंभिका दंत के। तो देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांप के जो जहरीले विषदंत होते हैं वह जो है जंभिका दंत के रूपांतरित रूप हैं। यहाँ इसको देख लेते हैं। देखेंगे कि विषैले सांपों में कुछ जंभिका दंत जो है कि विषदंत बन जाते हैं। यानी जो उनके विषदंत होते हैं वो जो है कि जंभिका दंत के ही रूपांतरित रूप होते हैं। तो इस प्रकार इसके जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें जो पहला कथन कह रहा है वो कह रहा है कि इसमें जो नर होते हैं वो देख लेंगे। इसमें जो नर होते हैं वो रक्त चूसते हैं। दूसरा कह रहा है कि केवल मादा रक्त चूसती है। तीसरा है मादा पौधों का रस चूसती है। चौथा है मादा की अपेक्षा नर के डैन बड़े होते हैं। और पांचवा है नर की अपेक्षा मादा के डैन बड़े होते हैं। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें विकल्प ए देखेंगे केवल 2 और 4 सही है, बी है केवल 1 और 2 सही है, सी है केवल 3 और 5 सही है और डी है केवल 2 और 5 सही है। तो अगर देखें इसमें ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि केवल 2 और 5 सही है। देखें अगर मच्छरों के बारे में तो इसमें केवल मादा ही इसमें रक्त चूसती है और अगर नर की अपेक्षा देखें तो मादा मच्छर होते हैं उनके डैन बड़े होते हैं जिससे वो रक्त को चूसती हैं। यहाँ हम देख लेंगे
नर की अपेक्षा मादा मच्छर के डैन बड़े होते हैं और केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है, जबकि जो नर मच्छर होता है वो अपना पोषण जो है फल फूलों के रस से करता है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें हम देखेंगे सूची 1 में, तो इसमें जो है दिया गया है, इसको सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले इसमें ए दिया हुआ है हड्डियों में उपस्थित, बी है सिरका में उपस्थित अम्ल, सी है दूध का खट्टा होना और डी है फलों का पकना। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं हड्डियों में क्या उपस्थित होता है। तो इसमें कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होता है, ए का 4 हो जाएगा। बी है सिरका में उपस्थित अम्ल, तो सिरका में जो उपस्थित अम्ल होता है वो एसिटिक एसिड होता है, यानी बी का 3 हो जाएगा। दूध खट्टा किस कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है, तो सी का इसमें 1 हो जाएगा। और फलों का पकना जो है ये एथिलीन से संबंधित है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए का 4, बी का इसमें देख लेंगे बी का 3, देखेंगे ए का 4, बी का 3, सी का 1, इसमें हम देख लेंगे सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे, यहाँ कुछ लिस्ट दिए हुए हैं कि किसमें कौन सा जो है कि अम्ल पाया जाता है। इसमें एक तरफ जो है कि पदार्थ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इसमें उपस्थित अम्ल के नाम दिए हुए हैं। देखेंगे संतरा व नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक, सिरका जो है कि उसमें एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में जो है कि ऑक्जेलिक एसिड होता है, अमाशय के रस में यानी कि स्टोमक में जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, चाय में देखेंगे टैनिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कार्बिक अम्ल और लाल चींटी में फार्मिक अम्ल, ये लाल चींटी जो है वो छोड़ती है। तो इस प्रकार जो है कि ये कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं और इस पदार्थों में कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं यहाँ उनकी लिस्ट दी हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखेंगे एक तरफ जो है कुछ विटामिन के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है इनसे संबंधित रोगों को लिखा हुआ है। बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देख लेंगे इसमें ए विटामिन ए ये इस रतौंधी, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी वर्णांधता और विटामिन डी फोलिक एसिड ये जो है कि रक्ताल्पता से संबंधित है। देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसमें सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगर हम देखें वर्णांधता को, तो जो है वर्णांधता जो है एक लिंग संलग्न वंशानुगत रोग है। विटामिन डी से जो है वो सूखा रोग हो जाता है। वहीं जो है अगर हम वर्णांधता को देखेंगे तो ये एक वंशानुगत रोग है, न कि विटामिन डी से होने वाला रोग है। अब हम देख लेते हैं विटामिन को कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन के सभी जीवों में जो है कि वो आवश्यकता होती है, जो कि विटामिन को देखेंगे तो ये कार्बनिक अम्ल होते हैं। विटामिन जो है कि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जो है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और जो है जो शरीर में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं किए जा सकते, बल्कि भोजन के रूप में इनको लेना आवश्यक होता है। अगर विटामिन को देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हम देख लेंगे एक जो है कि जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। अगर जल में घुलनशील विटामिन को देखें तो विटामिन सी और विटामिन बी ये जल में घुलनशील विटामिन है, और वसा में घुलनशील विटामिन देखें तो ए, डी, ई और के यह जो है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम देख लेंगे यहाँ कुछ लिस्ट दिए हुए हैं और उससे जो है कि संबंधित उसकी कमी से उस विटामिन की होने वाली कमी से रोगों के नाम भी इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि हम देख लेंगे विटामिन ए की कमी से जो है कि रतौंधी हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B2 की कमी से यहाँ हम देख लेंगे डर्मेटोसिस, विटामिन B4 की कमी से त्वचा का सूखापन, डायरिया, एनीमिया। तो इस प्रकार ये लिस्ट दी हुई है। एक तरफ जो है कि इसमें विटामिन का नाम, इसका जो है कि रासायनिक नाम इसका क्या है, स्रोत इसके क्या क्या हैं, तथा इसकी कमी से कौन कौन से रोग
हो जाते हैं। इनको हम देख लेंगे और इसमें जो ऑप्शन देख लेंगे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया है? और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन इसमें ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है भारत। और देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न को देखेंगे तो ये सितंबर 2016 में पूछ रहा है कि सितंबर 2016 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में WHO के द्वारा घोषित किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ हम देख लेंगे तो श्रीलंका को जो है कि 5 सितंबर 2016 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। वहीं हम देखेंगे कि मालदीव के पश्चात जो है कि मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला श्रीलंका जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश था। 2019 में देखें तो 2019 में अफ्रीकी देश अल्जीरिया और अमेरिकी देश अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, उनको जो है कि मच्छरों से होने वाली बीमारी मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है। हाल में देखें तो हाल में चीन को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। वहीं हम देखेंगे अगर हम देखें मलेरिया को तो जो है यह जो है कि मच्छर जनित रक्त रोग है और यह जो है कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है। अब हम देखेंगे WHO के द्वारा एक पहल शुरू की गई है E25 पहल जो है ये जो है कि WHO के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो है 25 देशों की पहचान की जाएगी जिनको जो है कि 2025 तक मलेरिया मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑप्शन प्रश्नकाल के समय जो है कि 2016 के संदर्भ में देखें तो जो है कि किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है, और इसमें हम ऑप्शन ए देखेंगे H5N1, ऑप्शन बी है H1N1, ऑप्शन सी है जीका और ऑप्शन डी है रेट्रो। देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि बर्ड फ्लू का इसमें कौन सा कारक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी H5N1। यहाँ हम देखेंगे बर्ड फ्लू को, तो बर्ड फ्लू जो है एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः जो है कि मुर्गियों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस जनित यह रोग जो है कि मनुष्यों में मुर्गियों के माध्यम से ही फैलता है। उसी प्रकार हम देखेंगे जो टैमी फ्लू है इस व्याधि हेतु महत्वपूर्ण दवा का कार्य करती है। उसी प्रकार हम H1N1 को देख लेंगे तो यह जो है कि संक्रामक सांस का रोग है और केवल सूअरों को प्रभावित करता है। सूअरों से होकर जो है कि ये मानव में फैल जाता है। जीका वायरस रोग को देखें तो ये मच्छर जनित रोग है जो कि एडीज मच्छरों के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की जो और इसमें ऑप्शन देखेंगे ए एक प्राचीन चीनी संगीत प्रणाली है, बी है एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है, सी है एक कंप्यूटर गेम है और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी देखेंगे मिसियस यह जो है कि एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। यहाँ इसको देख लेंगे कि विश्व के पहले क्वांटम संचार उपग्रह प्रणाली मिसियस का जो प्रक्षेपण किया गया था वह जो है कि 16 अगस्त 2016 को किया गया था। देखेंगे जिस समय एग्ज़ाम हुआ था उस समय जो है कि ये करंट का प्रश्न है और उल्लेखनीय है कि मिसियस जो है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व के चीनी जो दार्शनिक थे उनके नाम पर इस उपग्रह का नाम रखा गया है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो पहला कथन कह रहा है वो कह रहा है कि वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा कथन इसमें कह रहा है कि जो नाभिकीय संलयन रिएक्टर होते हैं साधारणतः उनकी टोकमाक डिज़ाइन होती है। और तीसरा है वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। अब इसमें हम विकल्पों को देख लेंगे तो विकल्प ए है 1 और
3 सही है, बी है 1 और 2 सही है, सी है 2 और 3 सही है, और डी है 1, 2 और 3 सभी तीनों सही हैं। इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल 2 और 3 सही हैं। यानी कि इसमें नाभिकीय संलयन रिएक्टर के संदर्भ में देखें तो केवल इसमें 2 और 3 ऑप्शन इसमें सही हैं, पहला जो है वो सही नहीं है। यहाँ इसको देख लेंगे तो देखेंगे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसमें पहला कह रहा है कि वे भारी नाभिकों के विखंडन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो देखेंगे पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें फिर आगे कह रहा है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाएं बहुत ऊंचे ताप पर होती हैं। उसी प्रकार तीसरा देखें तो टोकामेक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे फ्यूज़न की ऊर्जा को उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इस प्रकार देखेंगे तो पहला जो है इसमें कथन वो गलत है, तथा दूसरा और तीसरा सही है, और इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोलर इम्पल्स 2 विमान ने जुलाई 2016 में अपनी विश्व भ्रमण यात्रा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्ण की थी। तो इस प्रश्न को भी देखें तो ये भी प्रश्नकाल के समय जो है कि करंट का प्रश्न है, करंट का प्रश्न था, करंट अफेयर्स का। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है काहिरा, ऑप्शन बी है अदन, ऑप्शन सी है मस्कट, और ऑप्शन डी है अबू धाबी। और देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अबू धाबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे सोलर इम्पल्स 2 विमान ने जो है कि 26 जुलाई 2016 को अपनी विश्व भ्रमण यात्रा जो है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी से पूर्ण की थी। और देखेंगे कि इस विमान यात्रा जो है, इस विमान की यात्रा 9 मार्च 2015 को जो है अबू धाबी से ही प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी जो है इसकी स्थापना के कालक्रमानुसार इसको क्रम से व्यवस्थित करना है। इसमें एक देख लेंगे साइलेंट वैली, इसमें दूसरा है जिम कॉर्बेट, तीसरा है काजीरंगा और चौथा है कान्हा। तो इसकी स्थापना देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साइलेंट वैली। तो इसमें हम देख लेंगे साइलेंट वैली की स्थापना जो हुई थी वो 1980 में हुई थी। उसी प्रकार हम जिम कॉर्बेट को देखेंगे तो जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में हुई थी। काजीरंगा को देखेंगे तो काजीरंगा की स्थापना 1974 में हुई थी। और कान्हा नेशनल पार्क को देखेंगे तो कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना जो है 1955 में हुई थी। अब इसको क्रमशः अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो देख लेंगे 2, 4, 3 और 1। देख लेंगे 2, 4, 3 और 1। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क की स्थापना 1980 में हुई थी, जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में हुई थी, काजीरंगा की स्थापना जो नेशनल पार्क है 1974 में, और कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम साइलेंट वैली को देखें तो ये केरल में है। वहीं अगर हम जिम कॉर्बेट को देखेंगे तो जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में है। काजीरंगा को देखेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, और कान्हा को देख लेंगे तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका क्रम जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न अगली क्लास में डिस्कस होंगे। एक चीज़ और देख लेंगे कि यूपीएससी हिंदी द्वारा RO के लिए जो है कि बैच स्टार्ट किया गया है, और जिसकी फ़ीस रखी गई है 500 रुपये। देखेंगे इसमें जो है इस बैच में GS, करेंट अफेयर्स, जनरल हिंदी इन तीनों को इंक्लूड किया गया है। और इसमें पूरी जो क्लासेस दी गई हैं वो 120 घंटे की पूरी क्लासेस इसमें कराई जाएंगी। अगर इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9519780078। आप इस नंबर पे कॉल करके इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।